फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 4 परमाणु की संरचना। और इस चैप्टर में आज का टॉपिक है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद ये देखा गया कि परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान का परिकलन उसमें उपस्थित केवल प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6 है। 6 ही तो इसमें कार्बन है, प्रोटॉन है, और 6 इसमें इलेक्ट्रॉन है। कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन और 6 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि उपेक्षा की जा सकती है, इसलिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान केवल 6 होना चाहिए, जो कि प्रोटॉनों का द्रव्यमान है। यद्यपि ये गलत है, क्योंकि कार्बन का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है वो 12 होता है। कितना होता है? 12। और इस समस्या का हल चैडविक द्वारा अन्य मूल कण की खोज से किया गया। भाई पहले ही जो परमाणु में उपस्थित 2 मूल कण जो थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। फिर जो है इसका हल निकालने के लिए चैडविक द्वारा तीसरे मूल कण न्यूट्रॉन की खोज की गई। यानी परमाणु जो है वो अपरमाणविक कण या कह सकते हैं मूल कण से मिलकर बनता है, और ये कण न्यूट्रॉन कहलाता है। ये तीसरा कण क्या था? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक में पाए जाने वाला एक उदासीन कण है। भाई प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन कण होते हैं। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, एक उदासीन कण है। सामान्य हाइड्रोजन परमाणु जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है के अतिरिक्त सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो यहाँ एक सारणी दी गई है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच तुलना की गई है। तो देखो इसमें बताया गया है, पहला कॉलम जो बनाया है उसमें है मूल कण या परमाणविक कण, और फिर दे रखा है इनका अपेक्षिक द्रव्यमान, अपेक्षिक आवेश और परमाणु में स्थान। भाई ये कहाँ पाए जाते हैं? तो हम पहले मूल कण की बात करते हैं, प्रोटॉन। पहला लिया प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो अपेक्षिक द्रव्यमान होता है वो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, जबकि इस पर आवेश जो होता है वो +1 होता है। ये नाभिक के अंदर पाया जाता है। नंबर 2 पे हम ले रहे हैं न्यूट्रॉन, क्योंकि ये भी नाभिक के अंदर ही पाया जाता है। तो इसका अपेक्षिक द्रव्यमान 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है। ये निरावेशित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात उदासीन होता है, और ये नाभिक के अंदर पाया जाता है। अब तीसरा लेते हैं इलेक्ट्रॉन। 1/1837वां भाग अपेक्षिक द्रव्यमान कितना? 1/1837वां भाग इसका अपेक्षिक द्रव्यमान है। आवेश जो है इस पर -1 है, और ये नाभिक के बाहर चारों ओर कक्षाओं में पाया जाता है। क्लियर है? नाभिक के बाहर पाया जाता है। तो ये हमने बात की परमाणु में उपस्थित अपरमाणविक कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, इनके द्रव्यमान की, इनके आवेश की, इनके स्थान की। ठीक है। अब देखो इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। तो देखो परमाणु के 3 अपरमाणु कण निम्न है। नंबर 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4 यूनिफाइड है, और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने? 2 प्रोटॉन होते हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे। प्रोटॉनों की संख्या को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो देखो इसका परमाणु द्रव्यमान 4 है, प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी है? 2। 4 में से 2 को घटाएंगे, कितना बच गया? 2। अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2। अब देखो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो देखो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों को उसके विभिन्न कोषों में प्रदर्शित करना तत्व का सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं।
किसी भी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों को उसके विभिन्न कोषों के अनुसार प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? इसका सरलतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। बोरबरी नियम, बोरबरी नियम, अगला क्या है? बोरबरी नियम। इस नियम के अनुसार नंबर 1, किसी ऊर्जा स्तर या कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है और इस 2n² में n जो होता है वो कोश की संख्या है। वो क्या है? कोश की संख्या। जैसे कोश K है तो इसके लिए n कितना होगा? 1। अब इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n²। तो 2 × n का मान कितना? 1 रखा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 से गुणा किया 2 आ गया। इसी प्रकार से L कोश में n का मान 2 है, 2n² करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके? 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 को 4 से गुणा किया कितना? 8, यानी L कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। M कोश में के लिए n का मान 3 है, 2n² में n की वैल्यू रखेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया, 2 × 9 को हल किया कितना आ गया? 18, यानी M कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं। इसी प्रकार से N कोश में के लिए n का मान 4 है, 2n² में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × जो है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना? 16, 2 को 16 से गुणा किया 32, यानी K कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, L कोश में 8, M कोश में अधिकतम 18 और N कोश में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसी परमाणु के बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 8 होती है तथा उससे पहले कक्ष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसके नियम है? बोरबरी के नियम। यह आवश्यक नहीं है कि एक कक्ष पूर्ण हो, यह आवश्यक नहीं एक कक्ष पूर्ण हो जाए तथा दूसरा बनना प्रारंभ हो। बाहरतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद नया कोश बनना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, बाहरतम कोश में 2 से अधिक तथा इससे पहले कोश में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते तब तक कि अंदर के शेष सभी कोशों के नियम 1 के अनुसार इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ तत्वों के जो है मूल अवस्था में सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं। जैसे देखो यहाँ हाइड्रोजन, पहले लिया तत्व का नाम है, प्रतीक है, परमाणु क्रमांक, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा। हाइड्रोजन प्रतीक क्या है इसका? H है, परमाणु क्रमांक 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसका क्या है? 1। दूसरा है हीलियम, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 2, तो इसका क्या हो जाएगा आपके? 2 ही। कितना? 2 ही। यहाँ पे 1 2 नहीं आएगा, केवल 2 आएंगे। क्या आएगा? केवल 2। ठीक है, ये गलत है, यहाँ ये 2 नहीं आएंगे, इसका होगा केवल 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या आएगा? केवल 2, ये गलत है। ठीक है। अब देखो लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, 2 पहले कोश के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आगे ही भर गया, अब 1 अगले में जाएगा। के बाद कौन सा? L कोश में 2, 1 हो गया। बेरिलियम 4 परमाणु क्रमांक 2 होएगा, यहाँ क्या होगा? 2, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे? 2। बोरॉन B परमाणु क्रमांक 5, 2 3 हो जाएगा। कार्बन C परमाणु क्रमांक 6, 2 4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 2 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 6 हो जाएगा। फ्लोराइन का परमाणु क्रमांक 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 7 हो जाएगा। और नियोन का होता है 10, ये नियोन आ गया, परमाणु क्रमांक 10, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होगा। मैग्नीशियम का 12, 2 8 2। एल्यूमिनियम का 13, 2 8 3, 8 तक चलेंगे अब ये कंटिन्यू। सिलिकॉन 14, 2 8 4। फॉस्फोरस 15, 2 8 5। सल्फर 16, 2 8 6। क्लोरीन 17, 2 8 7। ऑर्गन का 18, 2 8 8। अब ये बाहरी कोश फुल हो गया, यहाँ पे पूरी तरह भर गया। अब पोटेशियम के लिए अगले में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम 19, 2 8 8, तो ये ऐसे क्या ऐसे आ जाएगा ऑर्गन का, और ये एक नया आ गया। ठीक है। कैल्शियम का 20, 2 8 8 2 हो जाएगा। कितना होगा? 2 8 8 2 होगा। ऐसे ही देखो नेक्स्ट है अब स्कैंडियम, अगला क्या आ गया? स्कैंडियम। स्कैंडियम का जो है 2 8 9 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2 8 9 2 हो जाएगा। क्लियर है। टाइटेनियम
जो है 2 8 10 2 हो गया। वेनेडियम 2 8 11 2। क्रोमियम 2 8 13 2। अब यहाँ देखो चॉइस, तो 2 8 यहाँ जो इसका होता है वो 2 8 13 1 हो गया। यहाँ पर जो ये बाहरी कोष पूरा भरा हुआ था, तो एक तो इसका और एक ये, ऐसे 13 हो गया, बाहर वाले में 1 हो गया। मैग्नीज 2 8 13 2। आयरन 2 8 14 2। और कोबाल्ट 2 8 15 2। निकेल 2 8 16 2 हो जाएगा। और कॉपर का जो है 2 8 18 1। जिंक जो है इसका 2 8 18 2 होगा। कितना हो गया? 2 8 18 2। ठीक है, इस प्रकार से जो है इनका क्या लिखा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो देखो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षों के आधार पर जो है इसमें कॉपर जो है इसमें 2 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर गया। यहाँ देखो, यहाँ निकेल 28 का 2 8 16 2 था, तो यहाँ पर ये पूर्ण कर लेता है 2 8 18 1 कर लेता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं। देखो अगला टॉपिक जो है इसमें कुछ तत्वों की परमाणु संरचना यहाँ बनाई हुई है। परमाणु संरचना यहाँ बनाई हुई है। तो देखो इसमें हाइड्रोजन पहला दे रखा है जिसमें 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। हीलियम 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। लिथियम 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन। ऐसे बेरिलियम में 4 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन। बोरॉन, अब देखो इनको हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन के पास 1 है, तो ये नाभिक हो गया बीच वाला। ये क्या होगा? यहाँ पे नाभिक हो गया ये, तो और ये एक कोष हो गया जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे हीलियम में ये नाभिक हो गया जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और बाहर वाला एक कोष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में देखो यहाँ जो 2 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, और इसमें जो है 2 पहले कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 जो है दूसरे में। ठीक है, ऐसे बेरिलियम में नाभिक के बाद 2 कोष हो गए Kl, 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों में। बोरॉन में देखो इसी प्रकार से जो है 2 3, वही नाभिक के बाद 2 कोष, पहले में 2 दूसरे में 3। इसी प्रकार से कार्बन में पहले में 2 दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। नाइट्रोजन में देखो ये तो नाभिक हो गया, ये तो नाभिक हो गया यहाँ तक पहला, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये के कोष हो गया, और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन है। डॉट से इलेक्ट्रॉन को दर्शाया है, और जो सर्कल से जो है उसको है कोष आपके। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जस्ट बाद बनाए नाभिक को दिखाया, और उसके बाद पहला कोष शुरू किया गया है। तो इस प्रकार जो इन इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाया जाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से देखो आप अगला, ऑक्सीजन में 2 6 दर्शा दी, पहले में 2 दूसरे में 6 दर्शा दिए यहाँ। फ्लोरीन में 2 7, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे में 7 दिखा दिए इसमें। नियोन में 2 8, अष्टक पूर्ण हो गया, पहले में 2 और दूसरे में 8, यहाँ अष्टक पूर्ण है इसका। ठीक है, सोडियम, अब इसमें देखो ये नाभिक के बाद 2 8 1 3 कोष है, यानी कि यहाँ पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 1। मैग्नीशियम 2 8 2, पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 2। एल्यूमिनियम में ये नाभिक बना लिया, और नाभिक के बाद के कोष में 2 दूसरे में 8 तीसरे में जो है 3 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन में पहले में 2 दूसरे में 8 और अगले में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से देखो फास्फोरस में जो है पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8, तीसरे में जो है 5 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार सल्फर में देखो पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 6। क्लोराइन में पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 7। ऑर्गन पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में भी 8 अष्टक पूर्ण। अब पोटेशियम आ गया, अगला कोष भरेगा, पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में भी 8 और चौथे में 1। ऐसे देखो अगला 2, फिर दूसरे में 8 तीसरे में 8 चौथे में 2। स्कैंडियम में देखो पहले में 2 दूसरे में 8, फिर ये 9 आ गया, तीसरे में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर चौथे में 2। टाइटेनियम 2 8, अब तीसरा कोष यहाँ भरेगा आगे 18 तक। कहाँ तक भरेगा? ये 18 तक चलेगा ये।
भाई के कोष जो था उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने 2 थे, दूसरे में कितने थे 8 थे, अब तीसरे में 18 है, चौथे में 32। तो अब पहले क्या भरेगा यहाँ KLM, एम कोर्स कंप्लीट होगा 18 तक, ठीक है। टाइटेनियम में पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 10, चौथे में 2। वेनेडियम में पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 11, चौथे में 2। क्रोमियम में जो है यहाँ क्रोमियम जो है इसमें देखो यहाँ पर क्रोमियम पहले में 2, दूसरे में 8, दूसरे में क्या है 8, तीसरे में जो है 13 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में क्या है 13 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये अर्धपूरित हो जाता है पूरी तरह से। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जम कर गया और स्थायी अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कोष जो स्थायी होते हैं स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन जम करता है, ठीक है। मैग्नीज 2, 8, 13 2 हो गए। इसी प्रकार से आयरन 2, 8, 14 2 हो जाएंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 14, अगले में 2, ठीक है, क्लियर है। फिर अगला देखो कोबाल्ट में 2, 8, 15 2। अब भाई जो इलेक्ट्रॉन ये जो भर रहे हैं जो है ना डी कोष में भर रहे हैं, किस में भर रहे हैं डी कोष में। तो यहाँ क्रोमियम में जो भरा था अर्धपूरित हो गया था डी कोष, ठीक है ना। अब देखो यहाँ डी उपकोष कोबाल्ट 2, 8, 15 2 हो गए यहाँ पे। निकिल में 2, पहले में दूसरे में 8, 16 2। कॉपर 2, 8, 18 1। अब देखो यहाँ पर कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसका होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6, ये 2 8 के लिए हो गया। अब इसमें जो आगे बढ़ेगा 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 3p6 8 हो गए। अब फिर 4s2 भर गया, अब 3d भर रहा है, 3d उपकोष बढ़ता है। तो यहाँ d 3d में 9 होते तो एक इलेक्ट्रॉन जम कर जाता है यहाँ से 4s वाले से और ये इसमें आ जाता है, ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जम करता है 2, 8, 18 1 हो जाता है, ठीक है। जिंक में 2, 8, 18 2 हो जाते हैं। तो परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्वों के नाम तथा परमाणु संख्या यहाँ दी गई थी। अब देखो क्रियाकलाप, स्थायी परमाणुक मॉडल तैयार करें और पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाएं। आप कर सकते हैं, इसमें आसानी से कर सकते हैं। आपको 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते हैं, पहले 18 तत्वों के परमाणु के संयोजन की वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखो इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन, कार्बन तथा सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉन का वितरण 2, 4 होता है। क्या होता है 2, 4। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और इलेक्ट्रॉन वितरण जो है 2, 8, 1 होता है, 2, 8, 1, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ दिया हुआ है, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम, L कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दोनों कोष पूरी तरह से भरे हुए हैं तो K कोष के 2 इलेक्ट्रॉन प्लस L कोष के 8 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर इसका परमाणु क्रमांक जो होगा वो 10 होगा और ये तत्व क्या होगा नियोन होगा। अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 10 होगी और परमाणु नियोन है, ठीक है। क्योंकि K कोष में अधिकतम 2, L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ा 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो नेक्स्ट है संयोजकता। तो संयोजकता का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।